हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और वीडियो डिस्कशन में। और आज की इस वीडियो में हम जनवरी मंथ के वीक नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक के बीच में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ मार्केट में थी और आपके एग्जाम से रिलेटेड वो न्यूज़ सही हैं, उनके क्वेश्चंस के फॉर्मेट मैंने इस सेशन के अंदर इंक्लूड किए हैं। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने आएंगे, अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा। चलिए भाई, ये रहा पहला सवाल। सवाल पूछता है सी क्यू बी क्या है? ये क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन है। इसको लेकर ये पूछ रहे हैं कि इज डिजाइन्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन किस संगठन के द्वारा डिजाइन करी गई है? तो ये सवाल डिफेंस से रिलेटेड है और करंट अफेयर के एंगल से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, उन्होंने हाल ही में 4,666 करोड़ रुपए का एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों के लिए इस सी क्यूब्यू कार्बाइन को शामिल करा गया है। तो ये जो कार्बाइन कॉम्पैक्ट है ना, ये एक फायर आर्म है जो क्लोज रेंज के जो कॉम्बैक्ट होते हैं उसके लिए डिजाइन करी जाती है, जैसे कि अर्बन वॉरफेयर हो गया या फिर काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस हो गए या फिर कोई रूम क्लियरिंग मिशन है, तो उन सभी के लिए इसका यूज करा जाता है। और इसका जो डिजाइन करा गया है वो डीआरडीओ के द्वारा करा गया है। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे सी। तो डीआरडीओ का ना एक आर्मेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, उसने इसके ऊपर काम किया है। पुणे का वो बेस्ड एक इंपॉर्टेंट संस्था है और मैन्युफैक्चरिंग का काम इसमें दिया गया है भारत फोर्ज को। बड़ा नाम है भारत फोर्ज भी, तो ये भी चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। भारत फोर्ज लिमिटेड भी आपका पुणे बेस्ड ही है। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज जो होती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल आपके दिमाग में आएंगे, सर जी ये जो सी क्यू बी है, ये जो कार्बाइन है, ये क्या है? तो ये हमारे देश का स्वनिर्मित एक डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हमें याद रखना है। जैसे हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो उस आत्मनिर्भर भारत का ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करता है। तो मेक इन इंडिया प्लस डिफेंस से रिलेटेड ये डीआरडीओ का जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है उससे संबंधित सवाल आपसे बार बार पूछते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पर एक नाम आपको दिया गया है, नाम है इसका सिरकीर मलकोहा, जो कि एक रेयर बर्ड स्पीशीज है। रिसेंटली रिपोर्ट करा गया है इसको न्यूज में। ये यूजुअली फाउंड करी जाती है इन प्लेन्स ऑफ विच स्टेट, यानी कि हाल ही में समाचारों में रही ये दुर्लभ पक्षी प्रजाति सिरकीर मलकोहा सामान्यतः किस राज्य के मैदानी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है? सिरकील मलकोहा इसका नाम है, एक रेयर बर्ड स्पीशी है। इसको रिसेंटली उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पॉट करा गया। तो सवाल आपका यहाँ पर अपना आंसर बता देता है आपको। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इस डिस्ट्रिक्ट में इसको देखा गया है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के अंदर। तो जनरली ये जो सिरकिर मलकोहा है ना, ये उत्तराखंड के प्लेन एरियाज में पाई जाती है, लेकिन ये बर्ड जो स्क्रब लैंड्स होते हैं, जो थिन फॉरेस्ट होते हैं या फिर जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें भी सर्वाइव कर सकती है। तो इसलिए ये चीजें आपकी चर्चा में बन जाती हैं। Recently, which country became the 21st member of the Eurozone, bringing it closer to full European integration? हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बना, जिससे वह पूर्ण यूरोपीय एकीकरण की ओर करीब आ गया है? इस प्रकार के जो सवाल होते हैं इंटरनेशनल, जो आपके जियो पॉलिटी संबंधित बातें होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये क्वेश्चन यूरोप के इंटीग्रेशन प्रोसेस से आपका संबंध रखता है और रिसेंटली ये जो कंट्री है नाम है इसका बल्गेरिया। ये यूरोजोन का 21st मेंबर बन गया है, जिससे वो फुल यूरोप जो यूरोपियन इंटीग्रेशन है उसके करीब आ गया है। तो बल्गेरिया एक साउथ ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड एक कंट्री है। बल्कान पेनिसुला यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर ये आपको लोकेटेड नजर आएगा। और इसके नेबरिंग जो कंट्री है उसमें आपको कौन नजर आएंगे? रोमानिया नजर आ जाएगा। रोमानिया जो कि बहुत ज्यादा चर्चित देश है। इसमें ग्रीस का तो चलो आपने नाम सुना होगा। तो ये सब नाम हमें पता होने चाहिए कि किसके पड़ोस में कौन सा है ना। बल्गेरिया को लेकर एक और फैक्ट अगर आप याद रख पाए तो इसकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है ना वो ब्लैक सी से लगती है। ये एक चीज हमें याद रखनी है। अच्छा, इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है आपसे, तो एनीवन
आप में से कोई इसकी कैपिटल जानता है? नहीं जानता है, कोई बात नहीं, सोफिया याद रह जाएगा आपको। तो ये सोफिया क्या है? इस बुल्गारिया की कैपिटल है। ओके। आपके दिमाग में कुछ चीजें आई होंगी, आप सोच रहे होंगे कि जी ये जो यूरोजोन है ये क्या चीज है? यूरोजोन यूरोपियन यूनियन के वो कंट्रीज हैं जो कि यूरो करेंसी को यूज करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन यूरोज़ोन के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के सारे जो देश हैं वो यूरोज़ोन में आएँगे। यूरोज़ोन वो है जो यूरोपियन यूनियन के वो कंट्रीज़ हैं जो कि यूरो करेंसी को यूज़ करते हैं। समझ रहे हो? तो ये एक अच्छा सवाल बन जाता है, बुल्गारिया इसमें हमें याद रखना है जो कि 21वां देश बना है इस यूरोज़ोन का। व्हिच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स 8 स्टेट पे कमीशन? भारत का कौन-सा राज्य अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है? अब आपको पता है ये जो 8th पे कमीशन पर चर्चा हो रही है वो बहुत ज़्यादा वायरल चर्चाएँ हैं। बहुत ज़्यादा उन पर डिस्कशन आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको राज्य का पहले आपको मैं नाम बताता हूँ, आसाम। ये इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने इस 8th स्टेट पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है और वो भी 7th पे कमीशन का खत्म होने से पहले। तो तेज हो रखे असम की सरकार वाले। तो इनके जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, बहुत ज़्यादा चर्चित व्यक्ति हैं। इस कमीशन के हेड बनाए गए जो व्यक्ति हैं उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, वो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, सुभाष दास। इतना ज़्यादा डीप डिस्कशन वैसे नीडेड नहीं है, बट आसाम बेस्ड अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो मे बी उससे रिलेटेड आपसे चीज़ पूछी जा सकती है। तो आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि सर जी चलो ठीक है, हमें ये तो बता दो कि ये जो 8वां स्टेट पे कमीशन इन्होंने गठित कर दिया है, इसका इसका मतलब उद्देश्य क्या है? तो जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं ना, उनकी सैलरी को रिवाइज करा जाता है, जो अलाउंसेस और पेंशन होती है ना, उनको अपडेट करा जाता है स्टेट आपके पे कमीशंस के द्वारा। और ये डिसीजन जो हमारी केंद्र सरकार है, उनका जब 8वां केंद्रीय पे कमीशन आया था, उससे पहले ही लिया गया है, जो कि असम की जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, उसके बारे में हमें बताता है। तो याद रखेंगे इसको। चलिए भई आगे बढ़ेंगे। द लैंड स्टैक एंड ग्लॉसरी एंड रेवेन्यू टर्म्स वर लॉन्च्ड अंडर व्हिच प्रोग्राम? लैंड स्टैक एवं राजस्व शब्दावली किस कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च करी गई? अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे सवाल कहाँ ही पूछे जाएंगे। तो लैंड स्टैक एंड ग्लॉसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन में इन्होंने आपको दिया है। नहीं नहीं, प्रोग्राम है ना, सी नहीं, ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो ये रहेगा आपका बी ऑप्शन, ना कि सी। देखो इन्होंने ऑप्शन में आपको ऊपर नीचे छोटे मोटे शब्द करके ना कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं ये। तो इसके अंडर में इसको लॉन्च करा गया है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है जिसका गोल क्या है? तो इसका गोल यही है कि जो गवर्नेंस है ना उसको ट्रांसपेरेंट बनाना, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए, जो मॉडर्न डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स है उनको दिया जाए। तो लैंड स्टैक एक जीआईएस बेस्ड इंटीग्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि जो नागरिक होते हैं या जो सरकार की एजेंसी होती है उन दोनों को एक सिंगल विंडो एक्सेस देता है और वहां पर आपको जमीन और जो प्रॉपर्टी होती है ना उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है सोर प्रोग्राम, सोर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव है कौन से मंत्रालय के द्वारा? यार ये बहुत ज्यादा चर्चित आपका कार्यक्रम है, सोर कार्यक्रम, इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो सोर प्रोग्राम है एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने पर फोकस करता है। और एआई का आपको पता है जमाना है। तो इस प्रोग्राम का जो उद्घाटन था वो हमारे देश के जो राष्ट्रपति है ना उनकी प्रेजेंस में एक स्पेशल इवेंट के थ्रू हुआ। और ये जो प्रोग्राम है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा? वो आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इसका इनिशिएटिव है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि जो स्कूल के बच्चे हैं या फिर जो टीचर्स हैं उनको एआई बेस्ड लर्निंग के लिए रेडी बनाना, फ्यूचर के जो डिजिटल और एआई ड्रिवन कैरियर्स हैं उनके लिए उनको स्किल प्रोवाइड करना। तो ऐसे इनिशिएटिव चर्चित रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गैलेक्सी फ्रॉग दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एंडेमिक टू विच रीजन ऑफ इंडिया? हाल ही में समाचारों में रही गैलेक्सी फ्रॉग, ये भारत के किस क्षेत्र में एंडेमिक है यानी कि स्थानिक है? गैलेक्सी फ्रॉग साइंटिफिक नेम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मैं भी भूल गया हूँ। तो रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि केरला के जो वेस्टर्न घाट्स है ना ये उसको वहां पर ये पाया गया और उनके जो कुछ रेयर फ्रॉग्स होते हैं ना उनके कारण ये गायब हो गए हैं। तो वाइल्ड लाइफ जो फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है,
जैसे कि जो लोग हैं उनको बहुत सारी चीज़ें लॉग्स को ऊपर-नीचे कर देना, जो वेजिटेशन है उसके ट्रैम्पल करना, तो वो इसलिए चर्चा में है। तो इन्होंने पूछा है कि कहाँ पर ये आपका संबंधित है, कहाँ पर ये पाए जाता है? तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है भई एक आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है जिसका नाम है विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसकी लोकेशन बताइए कि कौन-सी नदी पर है? स्टेट नहीं पूछा इन्होंने, नदी पूछी है। तो पहले तो मैं आपसे पूछूँगा कि ये जो विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये न्यूज़ में तब आया जब पीपलकोटी टनल के अंदर एक लोको ट्रेन और गुड्स ट्रेन का एक्सीडेंट में लगभग 60 लोग इंजर्ड हो गए। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, वो है अलकनंदा रिवर पर। ठीक है, इस पर बना बना हुआ है जो कि गंगा नदी की एक मेजर सहायक नदी है। प्रोजेक्ट चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर ये आपका लोकेटेड है। तो ये बातें आपसे पूछ सकता है। बाकी ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसको कौन-सी कंपनी डेवलप कर रही है? तो इसमें आपको टीएचडीसी इन्वॉल्व नज़र आएगी। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट काम है, वो यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो दोनों मिलकर इसके अंदर काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की इवन इसके अंदर फंडिंग भी इन्हें मिली हुई है। तो याद रखेंगे। अलकनंदा को लेकर ये तो पता ही है कि गंगा नदी की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। अब ये टीएचडीसी क्या है? ये टिहरी डैम से रिलेटेड है, ठीक है? नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। यार ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सवाल होता है। जो इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स वाले सवाल होता है उसमें ये आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर विश्व ब्रेल दिवस के बारे में पूछा तो हर साल इसको 4 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो दिन है एक व्यक्ति की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है। वो कौन थे? वो थे लुई ब्रेल। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ये मार्क करता है जो कि एक फ्रेंच एजुकेटर थे। और काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट योगदान रहा है इस ब्रेल लैंग्वेज को विकसित करने में। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो ये लुई ब्रेल हैं, इन्होंने इस ब्रेल सिस्टम को इन्वेंट कब किया था? 1824 के अंदर करा था। इस तरीके की बातें भी हमसे पूछी जाती है। इसके अंदर जो 6 रेज़ डॉट्स होती हैं ना, उस पर इसको बेस रखा गया था, जहाँ पर जो भी विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, वो फिंगर टिप्स के थ्रू चीज़ों को पढ़ पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भई। इस तरीके की चीज़ें जो है ना ब्रेल दिवस वगैरह उस तरीके की बातें हमसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है? द ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सैक्रेड पीपरहवा रेलिक्स ऑफ भगवान बुद्ध वाज इनॉग्रेटेड इन व्हिच सिटी? भगवान बुद्ध के पीपरहवा पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर के अंदर करा गया? वैसे तो देखो सारे सवाल हमारे इंपॉर्टेंट है बट कुछ ऐसे सवाल जिन पर चर्चा होती है जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अंदर ये ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सैक्रेड पीपरवा को मतलब यहाँ पर इनॉग्रेट किया। एग्जीबिशन का जो टाइटल रखा गया था वो रखा गया था द लाइट एंड द लोटस, जिसमें उन रिलिक्स का डिस्प्ले किया गया था जो कि लगभग 125 साल बाद मतलब उनको रिपैट्रिएट करा गया है। तो ये जो रेलिक्स है इनको लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि इनको कब डिस्कवर करा गया था? उनको 1898 के अंदर डिस्कवर करा गया था जो कि डायरेक्टली भगवान बुद्ध से लिंक माने जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर ना एक नाम आपको दिया गया है पीपरहवा। ये जो साइट है ना ये एंशिएंट जो कपिलवस्तु है उससे जोड़ा जाता है जहाँ पर बुद्ध ने अपनी जो शुरुआती जन्म था, जो लाइफ थी उसको बिताया था। तो जो सरकार है उसने क्या किया, ये जो अवशेष हैं, ये जो रिलिक्स हैं इनकी इंटरनेशनल ऑक्शन को रोक दिया। क्योंकि इन्हें आर्टिफैक्ट्स नहीं बल्कि एक तरीके से सैक्रेड हेरिटेज माना जाता है। तो ये बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नई दिल्ली के अंदर ये वाला काम हुआ, याद रखेंगे। The Salal hydroelectric project is located on which river? सलाल जल विद्युत योजना किस नदी पर लोकेटेड है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा चर्चित विषय रहता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका लोकेटेड है। तो पहले तो जे एंड के याद रखेंगे। जे एंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रियासी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें ये लोकेटेड है और रिवर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी चीनाब रिवर। ओके, तो रिसेंटली क्या हुआ, ये जो प्रोजेक्ट है ना वो न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने सेडिमेंट रिमूवल का डायरेक्शन दिया ताकि जो मैक्सिमम वाटर यूटिलाइजेशन है ना वो हो सके।
तो ये प्रोजेक्ट इंडर वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटी के अंदर कश्मीर में बनने वाला इंडिया का ये पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो ये भी हमसे सवाल पूछा जा सकता है। इवन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है, तो ये 690 मेगावाट कैपेसिटी का रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जिसकी ओनरशिप एनएचपीसी, जिसको हम नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के रूप में जानते हैं, वो इसको ले रखा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जिसकी जो ये 690 मेगावाट पावर है ना, उसमें से 12.5% जम्मू एंड कश्मीर को दी जाएगी। बाकी जो पावर है वो नॉर्दर्न ग्रिड, जो कि मल्टीपल जो उत्तरी राज्य हैं उनको सप्लाई करेगा। नेक्स्ट अभी, तैमूर इज एन एयर लैंडेड क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो सैफ अली खान का बेटा काफी खुश होगा इस सवाल को सुनकर। एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जिसे किस देश ने विकसित किया है? देखो, ज्यादा पर्सनली नहीं जाना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की, जिसे पाकिस्तान ने इंडिजिनसली डेवलप करा है। ओके, तो रिसेंटली पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस है, नॉट आर्म्ड फोर्सेस, एयर फोर्सेस, उन्होंने इसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया, और ये मिसाइल जमीन और सी दोनों टारगेट को हाई प्रिसिजन के साथ हिट करने के लिए डिजाइन करी गई है। इसमें जो सबसोनिक टरबाइन प्रोपल्शन होता है उसका यूज करा जाता है, जो कि लॉन्ग रेंज फ्लाइट को और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। पाकिस्तान का ये तैमूर। डीएलआई स्कीम यानी कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव डीएलआई योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू करी जाती है? सिर्फ लागू के बारे में पूछा है। तो ये जो डीएल स्कीम है ना, इसका मेन फोकस है सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन सेक्टर को मजबूत करना। और ये इन स्कीम को कौन सा मिनिस्ट्री देख रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट इनिशिएट मतलब स्कीम कहूंगा मैं इसको। तो ये मेटी के अंतर्गत आपका आता है, उसका इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। इसमें सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसका गोल यही है कि इंडिया में जो फैबुलस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है ना, उसको डेवलप करा जाए। जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी हो रखी है उसको कम करा जाए, जो सप्लाई चेन है उसको रेजिलियंस बनाया जाए। तो ये एक अच्छा सवाल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी स्टार्टअप या एमएसएमईज हैं उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जा रहे हैं इस स्कीम के थ्रू। जो डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने में हेल्प करा जा रहा है इसके जरिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। विच लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर नोटिफिकेशन ऑफ डिजीजेज इन इंडिया? भारत में रोगों की अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन के लिए कौन सा कानूनी ढांचा आधार प्रदान करता है? ये पक्का आपके किसी ना किसी एग्जाम के अंदर इस बार आपको जरूर मिलेगा। इंडिया में किसी डिजीज को नोटिफेबल डिजीज डिक्लेयर करने के लिए लीगल बेस 1897 का एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, ये प्रोवाइड करता है। तो रिसेंटली हुआ क्या, जो दिल्ली गवर्नमेंट है ना, उन्होंने रेबीज को नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर करने के लिए अपना एक प्लान अनाउंस किया है, ताकि जो डिजीज है उनकी सर्विलेंस स्ट्रांग हो सके, जो अर्ली आउटब्रेक है उसको डिटेक्शन करने में पॉसिबल हम हो पाए। तो नोटिफिएबल डिजीज का अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब तो बता दो। ये जो नोटिफिएबल डिजीज होता है ये क्या होता है? तो डिजीज के केसेस को लीगली गवर्नमेंट हेल्थ अथॉरिटी को रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता है। और यही आपका ये अ, जो बात हो रही है नोटिफिएबल डिजीज की, उस पर करा जाता है, ठीक है। कई सारे क्राइटेरिया होते हैं कि भाई कितने इंसिडेंट्स देखने के लिए मिले, कितना सीवियर है ये, इसकी कम्युनिकेबिलिटी कितनी है, इंटरनेशनल स्प्रेड का इससे रिस्क है या नहीं है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखा जाता है। तो बेसिक जो लीगल फ्रेमवर्क है वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत है। व्हाट इज द आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बैक्टीरियन कैमल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में समाचारों में रहे बैक्टीरियन कैमल ऊंट की आईयूसीएन संरक्षण की जो स्थिति है वो क्या है, चर्चा में क्यों है? तो बैक्टीरियन कैमल, इसका साइंटिफिक नेम हो सकता है ये आपसे पूछ ले तो कैमलस, कैमलस एंड ऐसे बैक्टीरियनस करके है कुछ, बैक्टीरियनस करके, मतलब ये स्पेलिंग में थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है बट यही है। तो इसको साइंटिफिकली इस नाम से जाना जाता है। तो रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि जो 77th रिपब्लिक डे परेड है ना, उसमें ये पहली बार आने वाला है, उसमें ये पहली बार डेब्यूट करने वाला है। तो एक डबल हम्ड कैमल है, लद्दाख के रीजन में मिलता है, और इसे लद्दाख के साइलेंट वॉरियर्स के रूप में भी जाना जाता है।
तो भारत के अंदर ये मेनली जो लद्दाख का नुब्रा वैली है ना, उसके हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डिजर्ट के अंदर पाए जाता है। और विश्व स्तर में ये जो ऊंट है वो आपको सेंट्रल एशिया में नजर आएंगे, मंगोलिया के जो स्टेपीज है वहां पर नजर आएंगे, गोबी मरुस्थल में देखने के लिए मिलते हैं। तो इन्होंने आपसे सवाल के अंदर पूछा है कि आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस इसका क्या है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है भाई साहब। चर्चा में इसलिए है कि 77th रिपब्लिक परेड के अंदर ये डेब्यूट करेगा इस बार। नेक्स्ट है काला मारिया मीजो रामेनेसिस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये क्या चीज है भाई ये काला मारिया मीजो रामेनेसिस, ये क्या है? तो चर्चा में क्यों है? ये जो नाम है ये एक नई डिस्कवरी करी गई है, एक रीड स्नेक की। रीड स्नेक की एक नई प्रजाति है जिसे साइंटिस्ट ने कहां पर डिस्कवर करा है ये भी पूछ लिया जाता है। इसको मिजोरम के अंदर साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है। और ये जो सांप है ना इसमें जहर नहीं होता है, यानी कि ह्यूमंस के लिए ये जहरीला नहीं है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चरित्र आपको याद रखने हैं, जैसे कि नॉक्टर्नल है, रात के टाइम में भाई साहब एक्टिव रहते हैं। क्या है ये? रात के टाइम में एक्टिव रहते हैं, सेमी फोरोसिल है ना। मतलब ये हो गया कि जमीन के अंदर भी रहता है ये पार्शली। तो नई स्पीशी ऑफ रेड रीड स्नेक के रूप में आपको याद रखना है। अगला सवाल है ज्ञान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन बताइए, कौन से राज्य के अंदर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिलेटेड सवाल आपके पेपर के अंदर आते हैं। तो ये जो ज्ञान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये महाराष्ट्र, तो पहले तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो गया। महाराष्ट्र का बुल्धाना जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लोकेटेड है। और ये ज्ञान गंगा यहाँ पर नदी भी बहती है उसके पास स्थित है। तो रिसेंटली ये जो सेंचुरी है ये न्यूज में तब आई जब एक 3 साल के ओल्ड टाइगर का जो बच्चा है उसको यहाँ पर रिब्रीडिंग के लिए शिफ्ट किया गया। और ये जो टाइगर का बच्चा है ना ये बचपन में अपनी माँ को खो दिया था बेचारा, और अब इसको रेस्क्यू किया गया है। तो ये जो सैंक्चुरी है ये आपकी चर्चा में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है, ये हमसे पूछ लेंगे ये सीधे सीधे। IRDPP यानी कि इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम, ये इनिशिएटिव है इन चार में से बताइए किस संस्था का। क्या है IRDPP? तो ये जो IRDPP है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, R&D प्रोग्राम है। रिसेंटली सरकार ने ना अपने डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए इस प्रोग्राम के अंदर रिकॉग्निशन रूल्स को रिलैक्स कर दिया है ताकि जो इनोवेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। और इस प्रोग्राम में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है इसके अंदर आता है। उद्देश्य यही है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको इनकरेज करा जाए, इंडस्ट्री और रिसर्च के बीच में एक लिंक बनाया जाए। तो ये कई सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। Which organization developed a portable desalination device named sea water desalination system? इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सवाल मैं बोलूंगा इसको। SWADES नामक पोर्टेबल विलवणीकरण उपकरण किस संगठन के द्वारा विकसित करा गया है? ऐसे जो इवेंट होता है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये नाम इसका आपने पढ़ ही लिया है। डिसैलिनेशन सिस्टम है, ये एक पोर्टेबल डिसैलिनेशन डिवाइस है जो कि DRDO ने डेवलप करी है। अब आप पूछोगे कि क्या ये करेगा क्या? तो इसका पर्पस है जो रिमोट और फील्ड कंडीशंस होती है ना उसमें डेवलप मतलब जो डिप्लॉय करे गए सोल्जर्स हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। और ये सिस्टम डिफेंस लेबोरेटरी जो जोधपुर के अंदर है उसने डेवलप की है। और ये जो ट्राई कमांड सर्विसेज है उनके लिए बनाई गई है। इसके की फीचर्स में यही है कि मैनुअली ऑपरेटेड या इंजन ड्रिवन दोनों वर्जन इसके उपलब्ध हैं। मैनुअल वर्जन में एक पर्सन इसको कैरी कर सकता है, इमरजेंसी में 10 से 12 लोगों को सपोर्ट कर सकता है। तो नेवल ऑपरेशंस हो, कोस्टल ऑपरेशंस हो या फिर इन सेल एंड लीजरिन के अंदर जो भी डिप्लॉयड सोल्जर्स हो उनके लिए एक अच्छा पानी प्रोवाइड करेगा पीने योग्य। नेशनल सिद्धा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय सिद्ध दिवस नॉट सिद्धा, सॉरी फॉर दिस, राष्ट्रीय सिद्ध दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इंडिया में नेशनल सिद्ध दिवस हर साल 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये दिन जो एक मुनि थे, मुनि का नाम याद रखना है आपको, मुनि अगथियार, सेज अगथियार, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है, जिन्होंने जो सिद्ध सिस्टम है, सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन का फादर इनको माना जाता है। क्या माना जाता है? सिद्ध
सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका फादर माना जाता है, इनको जनक माना जाता है। तो ऐसी चीजें बन जाती हैं, तो ये दिन इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तमिल मंथ में आपका ये पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है एईपीसी, यानी कि अपील एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फंक्शंस अंडर विच एजेस ऑफ विच मिनिस्ट्री, अंडर द एजेस ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो ये अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो ये जो एईपीसी है ना, इंडिया की एक अपील एक्सपोर्टर्स की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन बॉडी है। तो रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए आई क्योंकि एक सक्तवेल को एईपीसी के चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। कौन बन गए हैं चेयरमैन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बताया, ए सखीवेल, इनको इसका चेयरमैन बनाया गया है और ये उनका 5वां टर्म है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, इस एईपीसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये 1978 में इसको स्थापित करा गया था। जो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 है, उसके अंडर में इसको सेटअप किया गया था। तो ओरिजिनली ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। तो यहाँ पर आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेलघाट टाइगर रिजर्व की लोकेशन बताइए, कौन से राज्य के अंदर है। हम मेलघाट टाइगर रिजर्व पर चर्चा कर रहे हैं, क्यों, इस रिजर्व के अंदर रिसेंटली एक चर्चा न्यूज में तब सामने आई जब बॉम्बे की जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ना, उन्होंने यहाँ पर 15 क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडियन वल्चर्स को रिलीज किया। तो पहले तो ये लोकेटेड कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। चर्चिया में इसलिए मैं था कि 15 इंडेंजर्ड इंडियन जो वल्चर्स है उनको रिलीज किया गया यहाँ पर। और ये टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर लोकेटेड है, सतपुरा रेंज के साउदर्न ऑफशूट पर लोकेटेड है। वहां पर एक आपकी पहाड़ियां पड़ती हैं, गवीगढ़, वहां पर ये आपका लोकेटेड है, गवेलगढ़ की पहाड़ियों पर। व्हाट इज मेम्बा इफेक्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। मेम्बा इफेक्ट क्या है जिसको हाल ही में समाचारों में देखा गया था, अच्छा सवाल है। तो एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फिनोमेना है। इसमें कुछ स्पेशल जो कंडीशंस हैं, उसमें गर्म पानी ठंडे पानी से पहले जम जाता है, समझ गए। तो रिसेंटली हमारा जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है ना, उनके जो शोध करता है, उनके रिसर्चर्स ने सुपर कंप्यूटर्स यूज करके इस इफेक्ट का पहला सिमुलेशन बेस्ड एक प्रूफ दिया है। और इस प्रभाव का मेंशन पहले अरिस्टोटल ने अपनी बुक के अंदर भी किया था। किसने, अरस्तु ने। उनकी एक बुक थी मेट्रोलॉजी का, ये भी लिख देते हैं, ये बुक थी अरिस्टोटल की, इसके अंदर भी मेंशन किया था। फिर बाद में मेपेम्बा एक तंजियन स्टूडेंट थे, उन्होंने 1969 में इसे हाईलाइट किया, जिसके नाम पर इस फैक्ट को आप फेमस पाते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई, मतलब जो हॉट वाटर है वो तेज क्यों जमता है। तो जो हीटेड वाटर होता है ना, उसमें माइक्रो बबल्स होते हैं जो हीट ट्रांसफर को फास्ट करता है। और वार्म वाटर ज्यादा इवेपोरेट करता है। इवेपोरेशन क्योंकि एंडोथर्मिक होती है। तो वार्म वाटर लेस डेंस होता है, बेटर कन्वेक्शन होता है, और कोल्ड वाटर के कंटेनर में फ्रॉस्ट इंसुलेटिंग लेयर बना लेता है। तो ये किसका कारण है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा कि हॉट वाटर कैन फ्रीज फास्टर देन कोल्ड वाटर अंडर सर्टेन कंडीशंस। इसको कहा जाता है मेम्बा इफेक्ट। शाइन, शाइन स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावरमेंट एम्पावर्ड वुमेन स्कीम एक इनिशिएटिव है कौन सी संस्था का। शाइन योजना किस संगठन की पहल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चर्चा में क्यों है, फुल फॉर्म पहले तो इसकी आपको याद रखनी है। रिसेंटली जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के 79th फाउंडेशन डे पर इसको लॉन्च करा गया है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के इनिशिएटिव है और इसका लॉन्च नई दिल्ली के अंदर यूनियन मिनिस्टर के द्वारा करा गया है। तो हमसे पूछा गया कि किसका है ये, तो ये BIS का है। अब आप इसमें पूछ सकते हैं कि जी इसमें किस चीज़ों पर फोकस करा जाएगा, तो जो महिलाएं हैं उनको क्वालिटी सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के बारे में एजुकेट करना, जो NGO और सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके थ्रू स्ट्रक्चर्ड एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फैमिली सेफ्टी पर बात करना, लाइवलीहुड और कम्युनिटी अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करने का काम करना। तो स्कीम में वुमेन को इंडिया की क्वालिटी मूवमेंट का सेंटर बनाया गया है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है वांगशू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की लोकेशन बताइए कि कौन से कंट्री के अंदर है। नाम से समझ गए होगे आप। तो आंसर में मैं यहाँ पर भूटान कर दूं भाई, भूटान सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
तो वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान में लोकेटेड है और रिसेंटली ये न्यूज़ में तब आया क्योंकि अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट कर दिया है। कौन से ग्रुप ने? अडानी ग्रुप ने। तो 570 मेगावाट रन ऑफ द वाटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि वांगचू रिवर पर बना हुआ है भूटान के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है साई। साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है जो कि कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा स्थापित करी गई थी? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एपेक्स इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की एपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है। तो रिसेंटली ये जो साई है ना, इसने नई दिल्ली में स्पोर्ट्स साइंसेज वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था जिसका एम था जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स कोचेज हैं उनको साइंटिफिक कोचेज मेथड से ट्रेन करना। तो साई की जो स्थापना है वो 1984 में हुई थी। जो 9th एशियन गेम्स थे नई दिल्ली के अंदर कब हुए थे? 1982 में। उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इस बॉडी को बनाया गया था और ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फुली फंडेड स्कीम है, मतलब अथॉरिटी है। ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्रास रूट से लेकर एलिट लेवल तक स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, नेशनल और इंटरनेशनल पर स्पोर्टिंग जो एक्सेलेंस है उसको अचीव करना। तो ये इसमें आता है। अगला है नागौरी अश्वगंधा which has recently received GI tag is mainly grown in which state? नागौरी अश्वगंधा जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग मिला है मुख्य रूप से किस राज्य में उगाई जाती है? तो नागौरी अश्वगंधा को रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है और ये जो वैरायटी है मेनली आपके राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नागौर। इसीलिए इसको नागौरी कहा जाता है। तो नागौर का जो ड्राई क्लाइमेट और सैंडी सॉइल अश्वगंधा कल्टीवेशन के लिए आइडल माना जाता है और ये जो अश्वगंधा है इसकी क्वालिटी इसलिए सुपीरियर होती है क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं ना वो लंबी और मोटी होती हैं। मेडिसिनल कंपाउंड इसके अंदर मिलते हैं, स्पेशली जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो ज्यादा इसके अंदर होता है। तो ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है थनथई परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन बताइए कौन से राज्य के अंदर है? आपको आइडिया तो लग गया होगा कि राज्य कौन सा होगा। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना वो तमिलनाडु के जो इरोडे डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ही आपका लोकेटेड है और सेंचुरी को न्यूज में इसलिए पाया गया क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 का पहला फेज स्टार्ट हुआ है। तो ज्योग्राफिकली ये सेंचुरी एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जिसका हिस्से में आप तमिलनाडु का जो एक टाइगर रिजर्व है सैथल मंगलम टाइगर रिजर्व वो आपका आ जाता है। कर्नाटका का जो मेल मादेश्वर है और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बीच में ही आपको लोकेटेड नजर आएगा। तो ये आपका तमिलनाडु इसकी लोकेशन कर देंगे। NQAS यानी कि नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स इज अ नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS किस मंत्रालय द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय गुणवत्ता ढांचा है? तो नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स यानी कि NQAS इंडिया का एक नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क है जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है। और रिसेंटली अनाउंस हुआ कि लगभग 50,000 से ज्यादा जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको NQS का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। तो इसका मेन फोकस यही है कि जो पेशेंट्स की सेफ्टी है उस पर ध्यान दिया जाए, सर्विस की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करी जाए, पेटेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर को प्रोवाइड करा जाए। तो शुरुआत में तो ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की तक ही लिमिटेड था, लेकिन अब ये डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कवर करता है। कम्युनिटी हेल्थ जो सेंटर्स हैं उनको भी कवर करता है। आयुष्मान के जो आरोग्य मंदिर है उनको भी कवर करता है। HPCL commissions the world's first and largest liquid conversion maximum residue upgradation facility at which place? HPCL ने विश्व की पहली और सबसे बड़ी लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम रेजिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी किस स्थान पर चालू करी है? अब ये सवाल इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो HPCL है, व्हाट इज दिस HPCL? ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने 5 जनवरी 2026 को वर्ल्ड का पहला और लार्जेस्ट एलसी मैक्स जो कि एक रेजिड्यूरी अपग्रेडेशन फैसिलिटी है उसको कमीशन किया और इस फैसिलिटी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर स्टैब्लिश किया गया। तो इस ये बड़ा एक इवेंट है। हाईलाइट यही है कि भाई इसमें लगभग 31
1000 करोड़ रुपए लगे हैं, 31,000 करोड़। ठीक है। तो भाई ये थी हमारी जनवरी के सेकंड सप्ताह के करंट अफेयर के डिस्कशन की वीडियो। इस क्लास की पीडीएफ मेरे इस ऐप से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इस मेरे ऐप के ऊपर आपको ना डेली करंट अफेयर के क्विज़ेज़ भी मिल जाएँगे। वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, फिर आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, बाकी एक जीके जीएस का मेरा 20,000 प्लस का एक कोर्स है जिसमें क्विज़ फॉर्मेट में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए चल रखी हैं। तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। इस वीडियो को आप लोगों को लाइक ज़रूर करना है। अगर आपको पर्सनली कुछ मुझसे पूछना है तो रॉबिन SIRG ये मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, यहाँ पर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू।